ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ विद लिमिटेशंस। बट ओम्स लॉ डिस्कस करने से पहले आपको ये दो पैरामीटर्स के बारे में जानना जरूरी है। कौन से हैं वो पैरामीटर्स? पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट। एक बार रिपीट कर लेता हूँ इसके बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बताया था आपको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैरियर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आप जितना वर्क डन करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, उस अमाउंट ऑफ वर्क डन को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। वही डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैरियर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन गिवन सर्किट। गिवन सर्किट कोई भी आपका हो, उसमें आप भी जानते हैं कि सीरीज में आपका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है। उसका रीजन यही है कि वन पॉइंट टू अनदर जाने के लिए लोकेशन चेंज हो रही है, तो लोकेशन चेंज होगी तो वर्क डन भी चेंज होगा, इसीलिए सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। तो यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स को ले जाने के लिए आप जितना वर्क डन करेंगे वन पॉइंट टू अनदर, उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। ऐसा यूनिट इसकी वोल्ट है, अलेक्जेंडर वोल्ट के ऑनर में साइंटिस्ट का नाम था ये, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी जूल पर कूलम है। आपको दोनों यूनिट याद रखनी है। वर्क डन की यूनिट जूल होती है, टेस्ट चार्ज की यूनिट कूलम होती है, इसलिए जूल पर कूलम भी होती है। तो वोल्ट भी कह सकते हैं, जूल पर कूलम भी कह सकते हैं। दूसरा स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है। दूसरा पैरामीटर है आपका इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा एक चीज और, ये 1 वोल्ट कब आएगा? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 वोल्ट कब आएगा? जब वर्क डन मेरा 1 जूल हो, टेस्ट चार्ज मेरा 1 कूलम हो। तो डेफिनेशन भी आपने देखी होगी 1 वोल्ट के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 joule of work is done in moving unit positive charge carrier from one point to another। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैरियर का मतलब क्या होता है? 1 कूलम। यूनिट का मतलब एक, पॉजिटिव का मतलब तो आप जानते हैं। तो 1 कूलम पॉजिटिव, इसका मतलब ये होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैरियर का मतलब क्या है? ये इस लाइन का मतलब है 1 कूलम। आगे बढ़े, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एक सेकंड के अंदर कितने चार्ज कैरियर्स फ्लो हो जाते हैं अक्रॉस द कंडक्टर, इसे करंट कहा जाता है। अगर एक सेकंड के अंदर ज्यादा चार्ज कैरियर्स फ्लो होंगे तो उसे कहेंगे ज्यादा करंट आ रहा है। अगर एक सेकंड के अंदर कम चार्ज कैरियर्स फ्लो हो रहे हैं तो इसका मतलब करंट कम आ रहा है। तो टाइम के रेस्पेक्ट में जो रेट ऑफ फ्लो होता है चार्ज कैरियर्स का, वो करंट कहलाता है। और वही डेफिनेशन में लिखी है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन गिवन कंडक्टर। और फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं वैसा ही, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम। और ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है? एम्पियर। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये भी साइंटिस्ट का नाम है, उनके ऑनर में इसकी यूनिट रखी थी एम्पियर। नेक्स्ट स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक, उसके बाद टोटल चार्ज निकालने के लिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा है? Q इक्वल टू NE। क्यों? जरा वो देखिए कैसे। आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। कूलम की स्पेलिंग याद रखना। अगर मान लीजिए कि 100 चार्ज कैरियर्स हैं, कितने हैं? 100 चार्ज कैरियर्स हैं, तो आपको टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 इंटू 1.6। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए आप इंटीग्रल मल्टीपल कर रहे हैं ना ई का, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है टोटल चार्ज निकालने के लिए? n इंटू ई। तो n क्या है? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं जितने भी कंडक्टर में पाए जाते हैं। न्यूमेरिकल्स में जैसा भी आएगा वैसा आप देखेंगे, अपॉन में t। अच्छा एक यूनिट तो होगी इसकी एम्पियर। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम सेकंड इनवर्स, यानी कूलम पर सेकंड भी कह सकते हैं। क्लियर है? अच्छा 1 एम्पियर कब आएगा? जब इलेक्ट्रिक चार्ज 1 कूलम हो और टाइम 1 सेकंड हो, तो उस टाइम पर इलेक्ट्रिक करंट भी मेरा 1 एम्पियर आएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? The electric current is said to be 1 ampere. Electric current is said to be 1 ampere when 1 coulomb of electric charge carrier is flowing across the conductor in 1 second. When 1 coulomb of electric charge carrier is flowing across the conductor in 1 second.
क्लियर है? अब इन दो पैरामीटर समझने के बाद अब आते हैं हम अपने ओम्स लॉ में। तो इन साइंटिस्ट का पूरा नाम क्या था? जॉर्ज साइमन ओम्स। जॉर्ज साइमन ओम्स के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी सर्किट के दो पॉइंट के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आप निकालेंगे, ध्यान रखिएगा, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये लाइन भूल जाते हैं, मतलब लिखते ही नहीं है, मतलब अक्रॉस के बाद यहां तक ये लाइन लिखते ही नहीं है, तो सीधा सीधा क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, हेंस V प्रोपोर्शनल I V इक्वल टू I, और बस हो गया। ऐसा नहीं करना है, आपको ये बताना पड़ेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। कंडक्टर के अंदर या सर्किट के अंदर कोई दो पॉइंट के बीच का तो डिफरेंस आप निकालोगे तो किनका निकालोगे? किसी दो चीजों का ही तो डिफरेंस निकालोगे। तो यहाँ पर भी क्या है, सर्किट के अंदर कोई भी दो पॉइंट, कोई भी एनी मतलब कोई भी दो पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। उसमें जो भी करंट फ्लो हो रहा होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। ये जॉर्ज साइमन ओम ने कहा। बट एक कंडीशन रख दी उन्होंने, क्या? कि कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रहनी चाहिए। फिजिकल कंडीशन मतलब जैसे कि आपका टेम्परेचर जो है कंडक्टर का कैसा रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब सेम, ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए, नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, ना बढ़ाओ ना घटाओ। तो अगर आपने किसी कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है तो उस केस में उन्होंने बताया, ध्यान रखें, ये भी बच्चे भूल जाते हैं, ये भी स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, ये वाले लाइन लिखना, ये सच दैट टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर रिमेंस कांस्टेंट। वो ये सोचते हैं कि बस V प्रोपोर्शनल I कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, बस हो गया। नहीं, आपने अधूरा लिख दिया ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की एक लिमिट है, वो लिमिट तक ही एप्लीकेबल है। कब तक? सच दैट, कब तक? टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर रिमेंस कांस्टेंट, जब तक उसकी फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रहेंगी तब तक ही ओम्स लॉ वैलिड है, वरना ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। इसलिए आपको ये लाइन भी ऐड करना जरूरी है ओम्स लॉ में, जो स्टूडेंट जनरली भूल जाते हैं। आगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तो मतलब आप जानते हैं, जिगरी दोस्त। जैसे आप लोग देखे होंगे जिगरी दोस्त में क्या होता है, मैं अगर कुएं में कूदा तो चलो हम भी कूद जाते हैं, मेरा दोस्त कूदा है तो मैं भी कूद जाऊंगा, है ना? ऐसा ही होता है। लेकिन ये नहीं सोचा होगा मेरा दोस्त टॉप कर गया तो मैं भी टॉप कर जाऊंगा, ये नहीं सोचा होगा, है ना? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है, दोस्त अगर टॉप करेगा क्या? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है, जिगरी दोस्त का मतलब करंट इंक्रीज पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज, करंट डिक्रीज पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज। क्लियर? ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। अब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आता है? ये कांस्टेंट आता है, और यहाँ वो कांस्टेंट आया है R कैपिटल, और ये आपका नया फॉर्मूला बन गया V इक्वल टू IR, जिसमें V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू पॉइंट्स, I इलेक्ट्रिक करंट, और R रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यहाँ लिखा भी है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, और इन सब की यूनिट क्या रखी है? इनका सरनेम रख दिया गया इनके ओनर में, जिससे कि इन्हें बुरा ना लगे, इन्हें बुरा ना लगे। मान सम्मान देना पड़ता है समाज को, जैसे आप लोग भी चाहते होंगे कि आप लोगों को ही मिल जाए, है ना? तो इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, इन्होंने परिश्रम किया, इनको सम्मान मिला। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर की यूनिट क्या है? ओम। अगर आप लोग कुछ इन्वेंट करेंगे तो मैं यहाँ पढ़ा रहूँगा, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज यादव, चौहान, कुमारी, पांडे, मिश्रा, जो भी है, जो जैसी इन्वेंशन करेगा तो वही यूनिट यहाँ पर आ जाएगी। उम्मीद करते हैं आप लोग भी कुछ ऐसा चमत्कार करें। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये आता है, ये अभी बाद में बताता हूँ, पहले ये समझ लेते हैं इनकी कमियां क्या हैं। इनके नियम में कमी साफ दिख रही है। पहली कमी तो ये है कि ये तब फेल हो जाता है, कब फेल हो जाता है? जब टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर चेंजेस। अगर आपने कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज कर दिया तो फेल हो जाएगा ये, और मैंने लिख भी दिया है, चेंज का मतलब इंक्रीज भी और डिक्रीज भी, दोनों ही चीज है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो भी फेल है ये, ओम्स लॉ काम नहीं करेगा। काम नहीं करने का मतलब ये है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन जो आ रही है ना V और I ग्राफ के बीच में, ये जो V और I ग्राफ के बीच में स्ट्रेट लाइन आती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यहाँ पर ये है, मैंने y एक्सिस पे क्या लिया है?
पोटेंशियल डिफरेंस एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, करंट यानी एम्पियर, और मैंने वैल्यूज यहाँ पर लिए 2 4 6 8 10 और यहाँ लिया है 5 10 15 20 25। क्लियर। तो यहाँ पर मैंने माना है कि जब करंट आपका 2 एम्पियर था तो वोल्ट कितने मिले 5, ऐसी 4 एम्पियर पर 10 वोल्ट, 6 एम्पियर पे 15, 8 पे 20, 10 एम्पियर पे 25। ये पॉइंट्स मिले मुझे और 0 पर तो 0 ही होता है। जब इन सभी पॉइंट्स को हम लाइन अप करेंगे, जोड़ेंगे, ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस। तो VI ग्राफ का नेचर क्या है, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस, यही नेचर है। नेक्स्ट, अब अगर मैं यहां पर देखो इस पॉइंट में कि ये वैलिड नहीं है जब टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर चेंजेस, तो वैलिड का मतलब है कि जो स्ट्रेट लाइन आ रही है ना वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, कर्वेचर आएगी। किसी भी तरीके का कर्व आ सकता है, पैराबोलिक आ सकता है, कर्व आ सकता है, कैसा भी आ सकता है, बट स्ट्रेट नहीं आएगा। इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो सकता है बट स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। क्लियर। उम्मीद है ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ये ओम्स लॉ की लिमिटेशन है, कमी है, ड्रॉबैक है क्या कि ये ओम्स लॉ फेल हो जाता है जब आपका टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर क्या होता है, चेंज होता है, इंक्रीज भी और डिक्रीज भी। नेक्स्ट, जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आपने सुने हैं उन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में ओम्स लॉ फिट नहीं होता। क्यों? सेम रीजन, ओम्स लॉ फिट नहीं होता क्योंकि वहां पर आपका V और I ग्राफ जब आप प्लॉट करते तो स्ट्रेट लाइन नहीं आता, इंक्लाइंड विद टाइम एक्सिस, इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस आपका नहीं आता है सेमीकंडक्टर में। वहां पर पैराबोलिक कर्व आता है, कर्वेचर बनता है, कर्वेचर आप पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर की यूनिट आएगी तो उसमें ही पढ़ेंगे ये बात। तो इसलिए सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में ये ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता। अच्छा, जिन डिवाइसेस में ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता पता उन्हें क्या कहते हैं, नॉन ओमिक डिवाइसेस। इसमें भी इन्होंने नाम चुरा लिया भाई, अपना नाम हर जगह स्थापित कर रहे हैं। तो ऐसे डिवाइसेस जिसमें ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता उन डिवाइसेस को क्या कहते हैं, नॉन ओमिक डिवाइसेस। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया डायोड और ट्रांजिस्टर जैसे जो डिवाइसेस होते हैं आपके मोबाइल में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं जितने भी, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, इन सब के मदरबोर्ड में ये सब इंस्टॉल होते हैं। छोटे छोटे से देखे होंगे आपने मदरबोर्ड जो ग्रीन कलर का होता है, इसमें छोटी छोटी चीजें आपकी सोल्डरिंग करके लगी होती है, तो ये सब डायोड और ट्रांजिस्टर ही हैं। तो वो सभी नॉन ओमिक डिवाइसेस हैं क्योंकि उनमें ओम्स लॉ फिट नहीं होता। फिट नहीं होने का मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं आती उनकी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती। क्लियर। तो ये थी लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब आते हैं कि VI ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा। चलो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। स्लोप का मतलब क्या है? स्लोप का मतलब होता है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब झुकाव। स्लोप का मतलब क्या होता है? इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब झुकाव। आपने घर पे देखा होगा सीढ़ियां बनाते हैं, तो जब सीढ़ियां आपने देखा होगा तो आप इंक्लाइंड करते हैं कि सीधा वर्टिकल कर देते हैं चढ़ने के लिए? इंक्लाइंड करते हैं ना, थोड़ा स्लोप देते हैं। तो हॉरिजॉन्टल के साथ जितना इंक्लिनेशन दिया जाता है, हॉरिजॉन्टल के साथ जितना इंक्लिनेशन दिया जाता है, इस इंक्लिनेशन को क्या कहा जाता है? स्लोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लोप। अब स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा का फॉर्मूला आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जरा इस डायग्राम में देखें, आपको नहीं लग रहा कि हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है वो यही वाला एंगल है? हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है वो यही वाला एंगल है, tan थीटा। जरा बता सकते हैं कि इस ट्रायंगल में आप किसी भी वैल्यू को देख लो, यहाँ पर परपेंडिकुलर यही आएगा, एंगल के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कौन देगा? वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। बेस कौन है? यानी करंट। इसका मतलब ये है कि स्लोप का फॉर्मूला जब हम लगा रहे हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की जगह परपेंडिकुलर में कौन जगह ले लिया है? चेंज इन वाई एक्सिस। और बेस में कौन ले लिया है? चेंज इन एक्स एक्सिस, जिसको मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखा है? डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। डेल्टा का मतलब होता है चेंज,
तो y एक्सिस पे है कौन? पोटेंशियल डिफरेंस। चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट। चलिए मैंने कोई भी 2 पॉइंट लिए, फिलहाल मैंने यहाँ पर पॉइंट मान लिया O, A, B, C, D और E। मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिया D और B। तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है, चलिए करते हैं। D पर फाइनल वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर? 20 और B पर कितनी आ रही है? 10। तो 20 माइनस 10 किया मैंने न्यूमरेटर में, ये आ गया मेरा डेल्टा B। चलिए डेल्टा ही निकालते हैं। D पर करंट कितना था? 8। B पर कितना था? 8 माइनस 4 कितना आया? 10/4। तो इसका आंसर क्या है? 2.5। अब पता है मैंने ओम क्यों लिखा है इसे? ओम इसलिए लिखा है क्योंकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें आप, अगर इस फॉर्मूले में इनटू आई जब मैं उस तरफ भेजूंगा लेफ्ट साइड में तो अपॉन में जाएगा, यानी V अपॉन आई क्या दे रहा है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। और यहाँ पर भी आपको नहीं लग रहा है कि स्लोप में हम क्या निकाल रहे हैं? डेल्टा V अपॉन आई को निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ VI ग्राफ क्या करता है? गिव्स रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। जब भी आप VI ग्राफ का स्लोप निकालेंगे वो क्या वैल्यू देता है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर देता है। क्लियर है बात? एक और चमत्कारिक बात बताते हैं, आप चाहे खुद भी जज कर सकते हैं। मैंने पॉइंट कौन से लिए थे? B और D ना। आप कोई भी पॉइंट ले लो तो आंसर यही आएगा, 2.5 ही आएगा। कोई भी 2 पॉइंट ले लो। डिफरेंस सेम का मतलब क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यही तो मैं बोलना चाहता हूँ ना। कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं। चलिए मैंने एग्जांपल ले लिया C और E। तो बताइए C और E में क्या आता है? 25 माइनस 15 कितना आया? 10 अपॉन 10 माइनस 6 कितना आया? फिर से वही आया 10/4, यानी अगेन आंसर क्या है? 2.5। समझ गए? तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में, जिसमें स्लोप जो है वो हमेशा कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो ये ध्यान रखना है, स्लोप का मतलब होता है चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस। और यहाँ इस केस में y एक्सिस पे कौन है? पोटेंशियल डिफरेंस। x एक्सिस पे कौन है? इलेक्ट्रिक करंट। इसी वजह से VI ग्राफ का स्लोप क्या देगा? रेजिस्टेंस। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताएं। क्लियर है? अब एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल और मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ यहीं पर ही। अगर यहाँ पर V की जगह I होता और I की जगह V, यानी VI की जगह IV ग्राफ होता, तो स्लोप का आंसर क्या आता? रेजिस्टेंस ही आता है या कुछ और आता? मैं फिर से बोल रहा हूँ, IV ग्राफ होता, IV मतलब यहाँ I और यहाँ V, तो स्लोप का आंसर क्या आता? कितना आता? माइनस में आ जाएगा। कैसे? मतलब जैसे जी मतलब यहाँ पे 10 cos 4 है, तो मतलब 4 ऊपर तो आ जाएगा 10 नीचे। ठीक, 4/10 आएगा। करेक्ट, 4/10 ही आएगा। करेक्ट। तो 4/10 जो आएगा वो ओम आएगा या कुछ और आएगा? ओम इनवर्स आएगा। ओम इनवर्स आएगा, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ। दैट मीन्स अगर IV ग्राफ होगा तो आपका आंसर क्या आएगा? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, जिसे इंग्लिश में कंडक्टेंस भी कहते हैं। अगला टॉपिक है, आगे बढ़ेंगे हम तब। तो फिलहाल मैं इसको फिनिश कर रहा हूँ। क्या था? VI ग्राफ का जब आपने स्लोप निकाला तो वो क्या प्रोवाइड करता है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। लेकिन अगर आप IV ग्राफ का निकालेंगे स्लोप तो वो क्या देगा? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और उस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? कंडक्टेंस। क्लियर है बात? किसी को कोई डाउट? लिख लीजिए।